हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है अकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर एंड स्विच गियर लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार वर्मा साहब जुड़े हुए हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। सर, प्लीज समझाएं आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं और वो कहाँ पे यूज होते हैं। ओके, सो basically this journey was started in 2014, and at that time I found there is some gap between small companies in the transform industry and the big corporates. सो चूंकि मेरा एक्सपीरियंस जो था वो कॉर्पोरेट कल्चर में रहा, तो जब मैं वापस आया और मैंने देखा कि अगर इस गैप को फिलिंग करने के लिए एक अच्छा मौका है एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने एक छोटी कंपनी में एक मल्टीनेशनल के जो भी एक सिस्टम्स होते हैं, जो भी उनके सर्टिफिकेशंस होते हैं, क्वालिटी एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सारे इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को एक एक फाउंडेशन किया। और मैंने पाया कि अगर इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर की कंपनी को भी एक बड़े लेवल पे ले जाया सकता है। नॉट ओनली कि हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड। तो अगर आप देखेंगे कि एकॉर्ड का जो पोर्टफोलियो है वो केवल एक ट्रांसफार्मर तक सीमित नहीं है। इसका पोर्टफोलियो है एंड टू एंड, मतलब आप एक कंसल्टेंसी के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एकॉर्ड को। सिलेक्शन आप प्रोडक्ट के लिए बात कर सकते हैं, उसका डिजाइन, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड अप टू सर्विस। तो आपको हमारे प्रोडक्ट के लिए किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो भी एक्सपर्टाइज है वो अपने प्रोडक्ट को इन टू इन सोल्यूशन देने की है। और हमारी टीम जो है वेल एजुकेटेड है। मैक्सिमम इंजीनियर्स की टीम हमारे अकॉर्ड में आज की डेट में है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि 45% तो इंजीनियर है हमारे पास इस छोटे से कंपनी में भी। और जो भी हमने सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीएसटी सर्टिफिकेट टू बीआईएस लाइसेंस टू टेक्निकल कोलैबोरेशंस फ्रॉम लूसी इलेक्ट्रिक इंग्लैंड एंड स्नाइडर इलेक्ट्रिक। तो हमने सभी जगह जहां पे हमें टेक्नोलॉजी पार्टनर की जरूरत है, हमने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की। जहां पे हमारी अपनी एक्सपर्टाइज है, हमने अपने एक्सपर्टाइज को यूज किया। तो इस तरह से जो ट्रांसफार्मर की रेंज है हमारी, वो है अप टू 20 MVA इन आईडीटी एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। इंटायर रेंज अप टू 2.5 मेगावाट, ड्राई टाइप अप टू 5 मेगावाट, कॉम्पैक्ट सब स्टेशन अप टू 2.5 मेगावाट अप टू 33 kV क्लास। एंड कंट्रोल पैनल की कंप्लीट रेंज है, वो भी एज पर आईएससी एंड एज पर आईएस। हमारा जो वाई वी आर डिफरेंस, हाउ वी आर डिफरेंशिएट टू अदर्स, बिकॉज हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो एज पर नॉट ओनली इंडियन स्टैंडर्ड, दैट इज एज पर IEEE, एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, एज पर आईएसी अदर्स यूरोप, एंड एज पर घोस्ट लाइक रशियन एंड CIF कंट्रीज। तो ये सभी कैटेगरी में हमारे पास टेस्टिंग एंड क्वालिटी का सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और एकॉर्ड जो है इंटीग्रेटेड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करती है। नॉट ओनली सर्टिफिकेशन, ये इन प्लेस है वहाँ पे एट ग्राउंड। सो दीज आर थिंग्स विच इज हमको सभी लोगों से अलग बनाती है। बिल्कुल। और वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड टू वर्क लाइक दिस। डेफिनेटली। तो एक एंड टू एंड सॉल्यूशनिंग और इंटीग्रेटेड क्वालिटी आपको अलग करती है। आगे जाके उसके बारे में भी थोड़ा और बात करेंगे। सर, मैं थोड़ा सा आपकी जो पार्टनरशिप है, आपने जिसका जिक्र भी किया कि स्नाइडर हो गया, लूसी हो गया, उनके साथ भी है, राइट? तो किस तरीके का ये पार्टनरशिप है, या जो दो कंपनी के बीच में जो करार है वो किस टाइप का है, और उससे आप कैसे बेनिफिट होते हैं? सो अगर हम हाई वोल्टेज सेगमेंट में बात करें तो उसके लिए हम लूसी इलेक्ट्रिक के साथ हमारी पार्टनरशिप है। लूसी इलेक्ट्रिक वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंपनी टेक्नोलॉजी में, इट्स अबाउट 214 ईयर्स ओल्ड कंपनी। तो इनका जो आर्मी सेगमेंट है, इसको रिंग मास्टर यूनिट बोलते हैं फॉर सेकेंडरी पावर लाइक 33 kV एंड 11 kV, 22 kV का। तो इसमें इनका इनका कोई कंपटीशन ही नहीं किसी से, दे आर जस्ट एट पार। तो वो टेक्नोलॉजी पहले इंडिया में 20 साल पहले आई थी क्रॉम्पटन के साथ में। तो लूसी क्रॉम्पटन के साथ एक ब्रांड बनाते थे लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ब्रेकअप हो गया, जो भी हुआ, मतलब वो आपस में अलग हो गए। नाउ ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ है इंडिया में। तो अभी हम लोग एकॉर्ड लूसी के को ब्रांडिंग के साथ में कॉम्पैक्ट सब स्टेशन बनाते हैं अप टू 33 kV क्लास। तो कॉम्पैक्ट सब स्टेशन एक कंप्लीट सब स्टेशन होता है, जैसे उसका नाम है कॉम्पैक्ट। तो ये काफी काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन में इसको यूज किया जाता है।
और ये नॉर्मली अर्बन एरियाज में यूज किया जाता है, मेट्रो सिटीज में, जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, स्पेस की प्रॉब्लम होती है। ये सेफ है, सबसे बड़ी बात है। इसमें हम इको फ्रेंडली सिस्टम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, लाइक स्टर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, जो फायर प्रूफ भी रहता है, और उसका जो ऑयल उसमें जो यूज होता है वो इको फ्रेंडली होता है, स्टर ऑयल। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है। साथ में ये डिफ्रेंशिएट भी करता है दूसरों से, क्योंकि इसमें हम लोग डिह्यूमिडिफायर यूज करते हैं, जैसे कि आप कोस्टल एरियाज में इसको यूज करते हैं, चेन्नई या ऐसे ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा इक्विपमेंट में रस्टिंग आ जाती है अंदर इनसाइड में, क्योंकि ये पूरा बंद राइट। होता है। तो वो चीज इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि ये डिह्यूमिडिफायर उसके अंदर ह्यूमिड आने नहीं देता है बिल्कुल। ये एक अलग इसमें फंक्शन है। सेकंड इज द, इसमें हम आई डी एम टी यू एंड आई डी एम टी लगाते हैं। साथ में इसमें एफ आर टी ओ लगाते हैं, जिसकी वजह से आप इसके किसी भी डेटा को कहीं भी बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ओके। पावर सबस्टेशन को एक तरह से एक बहुत ही, मतलब कम प्राइस में कह सकते हैं, कंपटीटिव प्राइस में, जहां पर आप स्काडा को यूज करते हो जा करके 8 लाख 10 लाख रुपए लगा करके, वहीं ये आपका 50 से 60 हजार रुपए में ये सिस्टम आपको आपके मोबाइल पे पूरा एक्सेस दे देता है। ठीक है, तो आप टेक्नोलॉजी को लाने के साथ साथ उसको कंपटीटिव भी रहना मार्केट में। तो ये तो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं ये लूसी इलेक्ट्रिक के साथ में। करेक्ट। फिर स्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ में हमारा इसका जो लो वोल्टेज सिस्टम है, कंट्रोल पैनल्स, उसमें हमारा जो है प्रिज्मा सेट का हमने लाइसेंस लिया हुआ है। तो इसमें दोनों के साथ हमारा टेक्निकल कोलेबोरेशन है, वी यूज गॉट देयर इट। टेक्नोलॉजी, वी यूज देयर टेक्नोलॉजी, देयर डिजाइंस, एंड वी मैन्युफैक्चरिंग विद द को ब्रांडिंग। ओके। तो क्लियर है जब सर। आप ये दोनों प्रोडक्ट लेते हैं तो इनके नाम के साथ आता है, हमारे नाम के साथ दोनों। करेक्ट करेक्ट, तो तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट होता है और को ब्रांडिंग भी होता है। स्नाइडर का राइट। जो कंट्रोल पैनल है वो प्रिज्मा सेट इसको बोलते हैं। और ये बहुत जो प्राइम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स होते हैं, या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपका एयरपोर्ट्स हो गया, मेट्रो हो गया, या बहुत अच्छे हाई हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ओटीज होती हैं, ऑपरेशन थिएटर होगा, वहां पे ये कंट्रोल पैनल यूज होते हैं। इनका ये एज पर आईसी टेस्टेड है, तो ये इंटरनेशनली जो है ये एक्सेप्टेड है सभी जगह पे। दूसरा, इसके एवरी एंड ईच कंपार्टमेंट को जो है टाइप टेस्ट किया गया हुआ है, तो इसमें कोई किसी कंपार्टमेंट में अगर फायर होता है तो दूसरे कंपार्टमेंट को इम्पेक्ट नहीं करता है। जैसा कि आजकल बिल्डिंग भी बनती है कि किसी फ्लोर पे आग लग गई तो उसका पूरा धुआं दूसरे, मतलब एक कॉमन एरिया होकर के बाहर जाता है, दूसरे फ्लैट को इम्पेक्ट नहीं करता, लाइक दैट। तो ये सेफ है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ हम मार्केट में आए हुए हैं। बिल्कुल। और सर, आपके जो प्रोडक्ट्स आपने बताए, उसका एंड कस्टमर या आपके जो क्लाइंट्स है, वो क्या डिस्कॉम कंपनीज आती है या पावर जनरेटर्स आता है या क्या आता है? तो आप थोड़ा सा अगर क्लाइंट बेस के बारे में बताएं। श्योर सर। एकॉर्ड एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया विद द प्राइवेट मार्केट। प्राइवेट मार्केट में इंडस्ट्री में हमारे लिए बहुत प्राइम थी, बिकॉज जिस समय हमने स्टार्ट किया था 2012-14, उस समय इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग थी, और उस समय बहुत सारा एफडीआई, मतलब बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे थे इंडिया के अंदर, लाइक जैपनीज इंडस्ट्री बहुत बूम पे थी। तो हमने अपने आप को वहां से स्टार्ट किया था। तो आज के डेट में अगर बात करें तो 80% जैपनीज आर एसोसिएटेड विद अस, बिकॉज वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी लेते हैं। अमेरिकन आर एसोसिएटेड विद आर, कोरियन कंपनी, चाइनीज ऑल्सो, दे वेर एसोसिएटेड। तो हमने अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया। तो प्राइवेट सेगमेंट तो हमारा प्राइम रहा शुरू से ही। और अगर 50 से 80 करोड़ का बिजनेस कोई कंपनी करती है ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में, वो भी प्राइवेट में, तो वो केवल एकॉर्ड है। बाकी तो सब यूटिलिटी के थ्रू अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं। प्राइवेट इज कंसर्न अबाउट द ओनली क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी एंड सिस्टम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ओनली, बिकॉज दे कम विद द कंसल्टेंट, दे कम विद द एक्सपर्ट टू सी योर प्रोसेस, योर कंपनी, योर एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ देखते हैं तब जाके ऑर्डर देते हैं। बट करेक्ट। यूटिलिटी में आपका L1 प्राइस है, देन यू कैन गो विद द कॉम्पिटिट एनीथिंग। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या है कि अगर आपको वॉल्यूम में जाना है तो डेफिनेटली आपको एक यूटिलिटी में जाना पड़ेगा। तो आफ्टर जो ये 10 साल हमने दिए प्राइवेट सेगमेंट, बिल्डर सेगमेंट, हॉस्पिटैलिटी, होटल सेगमेंट को देने के बाद, हमने पिछले 2 साल से 3 साल से हमने यूटिलिटी में बिजनेस स्टार्ट किया है अभी। और इस साल हम और बड़ा कर रहे हैं यूटिलिटी के साथ में। तो मुझे लगता है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट की बात करें तो डिस्कॉम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड अगर हम जनरेशन की बात करें तो उसमें प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा हैं, जैसे कि आपकी ओके। आईडीटी ट्रांसफार्मर है, सोलर है, विंड सेगमेंट है, अभी आपका बैटरी स्टोरेज सिस्टम आ गया है। तो ट्रांसफार्मर जो है, जो जितना गीगावाट का आप जनरेट करते हैं उसका 4 टाइम्स ट्रांसफार्मर रेटिंग चाहिए होता है। मान लीजिए 100 मेगावाट आपको चाहिए, तो फिर 400 मेगावाट ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे कस्टमर इंडस्ट्री है, हमारे कस्टमर यूटिलिटी डिस्कॉम्स हैं,
private and government both, like Torrent Power, Adani Power, like that. राइट। वी आर सप्लाइंग टू देम इन बल्क। JSW है आपका, वेल्सपन ग्रुप है, आइनॉक्स ग्रुप है जो कि आपका विंड में बहुत प्राइम है यहाँ पे। ठीक है। इस और बहुत सारे सेमकॉर्प है जो बाहर की इन्वेस्टर कंपनी है, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू द थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना। तो इस तरह की हमारी कस्टमर बैंक है यहाँ पे। और एक एक और अच्छा हमारा सेगमेंट है ईवी चार्जिंग सेगमेंट। उसमें भी काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, और वी आर प्राउडली एसोसिएटेड विद दिस सेगमेंट। तो सर जैसे आपके काफी डाइवर्स कस्टमर हैं, तो अभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में सेग्रीगेशन क्या होगा? सेग्रीगेशन क्या है, जैसे प्राइवेट सेगमेंट का जो मार्केट होता है वो टोटली आपकी कंपनी की क्रेडेंशियल, कंपनी हम्म का ब्रांड वैल्यू के ऊपर आपको हम्म बिजनेस हम्म मिलता है। वहां आपको कोई किसी तरह की मार्केटिंग नहीं करनी होती। मार्केटिंग तो आपका प्रोडक्ट ही करता है, जो कि आज की डेट में एकॉर्ड का अपना प्रोडक्ट ही इतना मतलब पावरफुल है कि मुझे रिपीटेड ऑर्डर, हमारे पास 40 to 60% के रेंज में रिपीटेड ऑर्डर रहते हैं हमारे पास। यूटिलिटी सेगमेंट डिफरेंट है। आप कितने बड़े हैं, कितना कैसा ब्रांड है, उसको कोई फर्क नहीं होता है। उसका एक टेंडर आता है ऑनलाइन, यू हैव टू बी सबमिट एंड बीट देम। अगर आप L1 प्राइस है, देन यू कैन गेट दिस। तो यही एक सेग्रीगेशन है कि आपको अगर यूटिलिटी का, गवर्नमेंट का काम करना है, तो यू हम्म पार्टिसिपेट इनटू टेंडर। हम्म एंड इफ इट इज प्राइवेट बिजनेस, तो वहां पे आपकी ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग दे दे सेंड योर रिक्वायरमेंट, या आपका ब्रांड वहां पे ऑलरेडी लिस्टेड होता है। तो इफ इफ सपोज कोई EPC कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, तो डेफिनेटली ही विल कॉन्टेक्ट यू फॉर प्रोडक्ट। अच्छा, तो हाँ वही सर मेरा क्वेश्चन था कि जो परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू है आपका गवर्नमेंट से कितना आता है और ये प्राइवेट एंटिटीज से कितना आता है अभी इस ईयर में? देखिए अभी जो जिस फाइनेंशियल जो अभी क्लोज हो रही है, इसमें तो करीब 10% के आसपास हमारा यूटिलिटी का बिजनेस है। ओके। अगर प्राइवेट का भी कब पकड़ लेंगे तो करीब 40% के आसपास रहेगा ओके प्राइवेट। ओके। गवर्नमेंट का 10% हमारा है। हम्म बाकी हमारा पूरा बिजनेस जो है, फोकस अभी तक प्राइवेट पे ही रहा था। हम्म लेकिन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल आएगा उसमें ज्यादा रहेगा। ओके। और सर मतलब जैसे ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में कई कंपनियों के काफी लिटिगेशन रहते हैं, बट आपकी कंपनी में लिटिगेशन वर्चुअली नेग्लिजिबल के बराबर है, ना ही है। तो किस हिसाब से आप अपनी अकाउंट या कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि आपका जीरो लिटिगेशन कंपनी है? इसका एक ही फंडामेंटल है, व्हाट यू से, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन योर प्रोडक्ट, दैट्स इट। हम्म। जो आपका पेपर बोलता है वो प्रोडक्ट बोलना चाहिए। तो लिटिगेशन कभी आएगा नहीं। मैं तो लिटिगेशन में बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म में काम करना है और हम्म अपनी ब्रांड को एक मतलब, क्योंकि क्या है, ब्रांड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है हम्म ना। उसको खराब करने के लिए आपका एक प्रोडक्ट काफी है। तो नॉर्मली हमारा, हम प्रोडक्ट को मतलब जब भी मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट में जाते हैं, तो हम्म वी नेवर हम कभी भी अपने उससे डेविएट नहीं करते अपने सिस्टम के साथ में। ऑर्डर छूटता है, छूटने दीजिए, उसकी जगह दूसरा आ हम्म जाएगा। समटाइम्स ऑर्डर छोड़ना भी आपकी एक ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि हर सेगमेंट को ही आपको कैटर करना है। हम्म। राइट। और सर जैसे आपके रिवेन्यू देख रहा था कि लास्ट ईयर काफी ग्रोथ थी, बट दिस ईयर दिसंबर तक अगर मैं रिवेन्यू देखता हूँ तो इट लुक लाइक कि आपका ईयर रिवेन्यू समहाउ लाइक फ्लैटिश ग्रोथ रहेगा। तो एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर द सेम? बेसिकली लास्ट ईयर भी ऐसा ही था। अगर आप लास्ट हम्म क्वार्टर में देखेंगे ना, लास्ट हम्म क्वार्टर में ऑलमोस्ट 50 to 60% रेवेन्यू हम्म लास्ट क्वार्टर का था। ओके तो इस ईयर, दिस ईयर ऑल्सो वी विल गोइंग टू ग्रो 10 to 20% फ्रॉम लास्ट ईयर। ओके। तो मतलब आपका मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू विल कम इन लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के ये हिसाब से? ट्रांसफार्मर सेगमेंट ही ऐसा है सर, बिकॉज बहुत हम्म सारा जो आपका रिन्यूएबल सेगमेंट होता है ना, हम्म तो हम्म वहां पर क्या होता है कि उनके इंस्टॉलेशन ही लास्ट उसमें जरूरत पड़ता है। और सर जैसे आपके प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अगर मैं चेक करता हूँ तो लास्ट ईयर से दिस 9 मंथ में स्लाइटली डिप है 1% के करीब। तो वो भी एक तरह से मैनेज हो जाएगा लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट से, या ये 1% डिप रहेगा इस साल? प्लस जाएगा सर, बिकॉज ओके। लास्ट ईयर भी जो आपके स्टार्टिंग के 2-3 क्वार्टर थे, उसमें हमारा डिप ही था। हम्म जो बिकॉज सेल बढ़ती है तभी जाके वो कवर होता है। हम्म तो इस साल भी हमारा जो है, जो सेल है लास्ट क्वार्टर के वो ज्यादा है, तो उसमें वो उसको प्लस ही जाएगा। और सर जैसे मैं आपके पीयर्स को चेक कर रहा था, एंड पीयर्स का जैसे आपने बताया था मेजोरिटी यूटिलिटी में जाता है जहाँ L1 रहता है, तो मार्जिन स्लाइटली कम होता है। बट बाकी सब पीयर्स के रिलेटिव आपके EBITDA मार्जिन कम दिखे मुझे जो आपने प्रोस्पेक्टस में डाले थे। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर सेम सर? नहीं, अगर उन कंपनियों की बात करेंगे तो उनका हाँ, कैप देखिए कितना है। बहुत बढ़िया। दो कंपनी, 40 ईयर्स, 50 और 60 ईयर्स ओल्ड कंपनी। ठीक है, हम्म वी आर 10 ईयर्स ओल्ड कंपनी, अवर अवर रेवेन्यू बिलो 100 करोड़। ओके। राइट। तो ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री जितना ज्यादा आपका कैपिंग बढ़ता जाता है, इसका परसेंटेज बढ़ता जाता है, बिकॉज के जो फिक्स कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे R&D का है, आपका बिजनेस डेवलपमेंट का, वो तो सेम रहते हैं। तो और
सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो टेस्टिंग फैसिलिटी हम्म आपकी, टेस्टिंग क्वालिटी एंड हम्म डिजाइन एंड R&D एंड हम्म आपका बिजनेस डेवलपमेंट। तो हम्म अगर आप इस सेगमेंट को अगर आप स्टेबल करते हैं और आपको हम्म कैपिंग बढ़ाते जाते हैं, तो हम्म आपका EBITDA और पैट बढ़ता ही जाता है, तो वो बढ़ेगा। हम्म ये आने वाले टाइम में हमारा 15 से 18% 20 तक जाएगा हमारा भी। ओके। और सर जैसे अभी मैं देखता हूँ तो आपने जो प्री आईपीओ फंड रेस किया था 2024 में, प्राइसिंग समाउ लाइक सिमिलर सा ही है। तो एनी हाँ, स्पेसिफिक रीजन की प्राइसिंग 1.5 साल के बाद भी आपने समाउ बराबर ही रखी है उसका? ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ओके सर। IPO आने के बाद हमें ग्रोथ दिखानी होती है हमारे हम्म इन्वेस्टर को। हम्म। और ये बहुत जरूरी है कि किसी इन्वेस्टर ने फेथ किया है। हाँ आप हाँ। देखिए 46% से ज्यादा भी, 46 टाइम से ज्यादा भी हमारा इसका IPO का वो सेकेंड हम्म डे में वो हुआ है, सक्सेशन हुआ है। सब्सक्रिप्शन। हाँ तो हाँ ये एक हाँ। फेथ होता है, सडनली हमें ऐसे नहीं जाना होता है। हम्म आफ्टर IPO टू बी शो अवर स्ट्रेंथ। तो दैट ओके। इज एक्चुअली दैट्स इट। अदरवाइज आप ऑर्डर बुकिंग देखेंगे तो हम्म 164 करोड़ का तो इन हैंड ऑर्डर बुकिंग है। अभी तो ओके। स्टार्ट भी नहीं हुआ क्लियर हम्म हमारा। ठीक है, और हम्म उसको हमें एक साल के अंदर वो डिलीवर भी करना है। हम्म प्लस अभी प्राइवेट मार्केट पूरा एक साल तक चलता है। तो अगर हम्म आप सोचिए, प्लस इतना ही अगर हमने प्राइवेट मार्केट कैप्चर किया, तो आप टर्नओवर आप कैपिंग देख लीजिए कहाँ जाएगी। उसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और सर जैसे आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट लास्ट ईयर में 9% के करीब हो गई, उससे पहले 5-6% से था। तो बिकॉज ऑफ आईपीओ और फ्यूचर ग्रोथ में आपने एम्प्लॉयज बढ़ाए हैं, क्या रीजन था एम्प्लॉयज हमने कॉस्ट हमने इंक्रीज के हमने लिए? invest किया है चीजों को, क्योंकि अब बड़े लेवल पे जा रहे हैं, तो हम देखो हम्म एम्प्लॉय को एक दिन में नहीं हायर किया जा सकता है। वी हम्म हैव टू हायर द एम्प्लॉय, ट्रेन देम। ठीक है ना, बी रेडी फॉर द कमिंग टास्क। तो उसके लिए हमने R&D को थोड़ा स्ट्रांग किया है अपनी। और बाकी सर्विस टीम नेटवर्क भी बढ़ाया है हमने, बिकॉज पैन इंडिया। तो थोड़ा सा, हालांकि अगर अगर बात करेंगे इसका क्या नाम है, ओवरहेड्स की, तो ट्रांसफार्मर का ओवरहेड्स जो हमारा है वो बाकियों से फिर अभी भी बहुत कम है। ओके। अब सर आगे जाके ये समझने का ट्राई करते हैं कि आपकी कंपनी के लिए या ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के लिए इन जनरल क्या क्या रिस्क और चैलेंजेस होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में। हाँ, इसमें देखिए, एक तो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की कमी रहती है। और बिकॉज मतलब ऐसा नहीं है कि किसी तरह का मैन पावर आप लाए और उसको काम कर लिया। इसमें हर स्टेज के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। राइट। एक ये है, दूसरा फ्लैक्चुएशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है ना, वो भी एक चैलेंज रहता है। हालांकि जितने भी यूटिलिटी के बिजनेस होते हैं, मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा जो भी सप्लाई होता है, उसमें प्राइस प्राइस वेरिएशन क्लॉज तो रहता ही है। तो इसलिए जो बड़े ऑर्डर्स हैं उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहती है। बट सपोज आप कोई बिल्डर का ऑर्डर उठाते हैं या किसी प्राइवेट का ऑर्डर लेते हैं, और वो 3 महीने के अंदर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके डिलीवरी भी देनी है, और इसी ड्यूरेशन में मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, तो वो इतना छोटा सा रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। बट राइट। उसको भी हम लोग कैप्चर करते हैं। उसके लिए हम लोग एजिंग कर लेते हैं, बिकॉज प्राइवेट मार्केट में लिटिल बिट एडवांस आता है। उस एडवांस के बेस पे हम लोग प्राइस आगे मटेरियल को भी बुक कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आता है। तो रिस्क के मामले में देखा जाए तो एक एक एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है। बट अगर आपका एक अच्छा सिस्टम है और आप अपने एम्प्लॉय को एज एसेट समझते हैं, तो आई थिंक एम्प्लॉय भी जाता नहीं है कहीं। हमने राइट। डे 1 से हमारे एम्प्लॉय वो आज तक हमारे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर जिस तरीके से माना जाता है कि इंडिया में पावर की डिमांड आगे जाके और बढ़ रही है, क्या देखते हैं सर आप ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री इन जनरल कैसा ग्रोथ दिखाएंगे अगले 3 से 5 साल में। सर देखो, मैं करीब मोर देन 20 ईयर्स तो हो गया मुझे ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में। ठीक है, अबाउट 25 ईयर्स लगभग हो गया मुझे ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में केवल। तो मैंने कभी ट्रांसफार्मर की ग्रोथ को नहीं देखा मैंने। बिकॉज क्या होता है, ट्रांसफार्मर की एक सर्टेन लाइफ होती है। सपोज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 15 ईयर्स में लोग उसको रिसाइकिल होने लगता है। तो आप सोचो, जो 15 साल पहले ट्रांसफार्मर सपोज 5 लाख या 10 लाख ट्रांसफार्मर इंस्टॉल थे, वो 10 लाख ट्रांसफार्मर 15 साल में अगेन वो रिसाइकिल में आ जाएंगे। ठीक है ना। अभी जो पिछले 5 साल से बहुत ग्रोथ हुई है, फिर 10 साल में रिसाइकिल में आ जाएंगे। ठीक है ना। प्लस आप जिस एरिया में रहते हैं, सपोज आप वहां पे 5 मेगावाट का सपोज एक सब स्टेशन था, आज उसको अपग्रेड करके 12.5 से 16 MVA का कर दिया गया है। तो बिकॉज ऑफ द सर्टेन एरिया में ही पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। एक घर में एक AC होता था, आज 5 AC लगे हैं घर के अंदर। ठीक है ना। तो राइट। पावर की डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। दूसरा, ये जो AI सेगमेंट आ गया है, इसकी पावर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कैसे कर पाएंगे। मतलब रिक्वायरमेंट कम है वो तो छोड़ दीजिए, कैसे कर पाएंगे उस पर अब चर्चा हो रही है। तो बिल्कुल। ट्रांसफार्मर बिजनेस, और साथ में उससे भी ज्यादा कि हमारे साथ ट्रांसफार्मर को फिर पावर यूज कैसे करेंगे, दैट इज स्विचिंग सिस्टम। तो वो स्विच गियर भी हमारे साथ है।
तो मुझे लगता है इंड टू एंड सोल्यूशन है हमारे पास। तो हमारे पास तो कभी ऐसा हो ही नहीं आता। हमारा एक तो टोकन जो साइज होता है वो भी बड़ा हो जाता है जब हम किसी के पास मार्केटिंग के लिए जाते हैं, बिकॉज केवल वो ट्रांसफार्मर तो जरूरत है नहीं उसके पास, तो उसको तो इंड टू एंड सोल्यूशन चाहिए। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो हम लोग तो आगे रेडी है फ्यूचर के लिए। ट्रांसफार्मर की ग्रोथ कभी भी स्टेबल नहीं होती। मतलब अब पहले तो 3 से 2% की ग्रोथ थी, अभी तो 7 से 8% की ग्रोथ है। और मुझे लगता है 1 साल या 1.5 साल के बाद आप देखेंगे ये ग्रोथ 10% चली जाएगी। तो हमें एक्सपेंड करना है, मतलब डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि हमें इसमें ये चिंता करने की जरूरत है कि हम पावर मतलब कहाँ से ऑर्डर्स आएंगे। बिल्कुल। प्रदीप सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए अपना विजन या कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर? मेरा तो विजन क्लियर है। ये कंपनी एक सर्टेन लेवल पे जाके रुकने वाली नहीं है, पहला काम तो ये है। क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए हमने जो एक सपना देखा है, क्योंकि एज ए एंटरप्रेनर, एज ए टेक्नोक्रेट, मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है, वो भी एकॉर्ड के साथ में, तो आप ये समझ लीजिए कि इससे अच्छा आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और मार्केट में प्रदीप वर्मा के वर्ड एंड एकॉर्ड की ग्रोथ दोनों लोग जानते हैं, जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ। और वो करता भी आया हूँ। कभी भी ट्रांसफार्मर या एकॉर्ड का ग्रोथ कभी फ्लैट भी नहीं हुआ, हमारा ऑलवेज इंक्लाइन पे ही रहा है। और ये कंटिन्यूअस रहेगा विद आवर हेल्प ऑफ टीम, स्ट्रॉन्ग और R&D सेगमेंट, एंड हमारा जो नजरिया है क्वालिटी के लिए। आज भी हम जीरो फेलिटी पे काम कर रहे हैं, कल भी करेंगे। क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑलवेज प्राइम रहेगा। हम अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते रहेंगे। हमारा जो भी इसमें प्रॉफिट आ रहा है हम इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी इस यहाँ पे हमारे यहाँ फंडिंग कर रहे हैं, जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो पैसा है वो बहुत सेफ हैंड में है। ये मल्टीपल होने वाला आने वाले टाइम में, और वो उसको आपको देखना पड़ेगा। आप सिर्फ ऑब्जर्व करते जाइए। अब हमारी जर्नी शुरू होगी एक्चुअली। अभी तक तो हम एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे थे। तो 0 से 100 करोड़ का जो बिजनेस, जो प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है ना, वो बेसिकली स्ट्रगल होता है। अगर हम उस लेवल पे आ गए और आज विदिन 10, जैसे कि ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री में हमने एक IPO भी लेकर आ गए, तो हमारा जो विजन है वो क्लियर है। और ये हमसे ज़्यादा इन्वेस्टर को पता है ये चीज़। ठीक है। और ये IPO का सब्सक्रिप्शन भी दिखा रहा है आप लोगों को। तो थैंक यू फॉर ऑल इन्वेस्टर, थैंक यू फॉर व्यूवर्स, थैंक यू फॉर SME मित्रा टू फॉर दिस लवली यप। प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।